हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट एजी 503 का 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाला सब क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, टिड्डे की क्षति की प्रकृति तथा नियंत्रण के उपाय बताइए। ठीक है, टिड्डे की क्षति के प्रकृति बताना है और नियंत्रण का उपाय बताना कि टिड्डा जो है किस प्रकार से क्षति करता है, उसकी प्रकृति क्या है नुकसान पहुंचाने की, और उसका नियंत्रण हम लोग कैसे करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं टिड्डे की क्षति की प्रकृति। तो टिड्डा जो है एक प्रकार का कीट है। टिड्डा क्या है? एक प्रकार का कीट है जो खेतों में बड़े समूहों में आकर फसलों को खा जाता है। टिड्डा एक प्रकार का कीट है जो खेतों में बड़े समूहों में आकर फसलों को खा जाता है। इनकी संख्या बहुत बड़ी होती है और तेजी से बढ़ती है। इनकी जो संख्या होती है टिड्डों की बहुत बड़ी होती है और तेजी से भी बढ़ती है। इससे किसानों को बहुत अधिक हानि होती है। टिड्डे जो होते हैं क्या करते हैं, फसलों के पत्तों को खा जाते हैं। इसके कारण क्या होती है, जो हमारी फसलें होती है वो सूख जाती हैं, मर जाती हैं। यह किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जो बड़े क्षेत्रों में एक साथ हो जाती है और किसानों को आर्थिक हानि पहुंचा देती है। ठीक है, तो इस प्रकार इनकी प्रकृति यही टिड्डों की है। टिड्डे क्या करते हैं, टिड्डे जो होते हैं यह खेतों में आकर क्या करते हैं, बहुत बड़े समूह में आते हैं, आकर जो खेत में फसल होते हैं उनके पत्तियों को खा जाते हैं, चाट लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो पौधा होता है उनकी जब पत्तियां नष्ट होती है तो पौधा सूख जाता है और उससे क्या होता है, उससे किसानों को अधिक आर्थिक हानि होती है। तो यही है इनकी कीटों की या टिड्डों की क्षति की प्रकृति। तो देखिए यह जो कि मैंने आप लोगों को बताया टिड्डों की क्षति की प्रकृति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार टिड्डे की क्षति की प्रकृति एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब चलिए इसका नियंत्रण का उपाय देखेंगे। देखिए यह जो नियंत्रण का उपाय है, आप लोगों को यदि किसी भी कीट का पूछ दिया, ठीक है, टिड्डे का पूछ दिया, गंधी बग का पूछ दिया या किसी भी कीट का पूछ दिया, तो आप लोग वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। नियंत्रण का उपाय सब में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है यह। सिर्फ यदि पूछ देगा कीटों के नियंत्रण के लिए आप कौन कौन सा उपाय करेंगे, वहां पर भी आप इन सभी पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग टिड्डे के नियंत्रण के बारे में पढ़ रहे थे। टिड्डे के नियंत्रण के लिए हम क्या क्या विधि अपनाएंगे, क्या क्या उपाय करेंगे। तो पहला, कीटनाशकों का उपयोग। क्या करेंगे, कीटनाशकों का उपयोग करेंगे, पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे। तो कीटनाशकों का सही और सुरक्षित उपयोग करके टिड्डों को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, कीटनाशक जो होते हैं, पेस्टिसाइड जो होता है, इसका सही और सुरक्षित उपयोग करके टिड्डों को नष्ट किया जा सकता है। यह एक प्रभावी उपाय है, लेकिन इसे सतर्कता से सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग पर्यावरण और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है, कीटों के नियंत्रण के लिए केमिकल कंट्रोल या इसे कीटनाशकों का उपयोग बोल सकते हैं या पेस्टिसाइड यूज। ठीक है, तो पेस्टिसाइड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कीटों को नियंत्रण पा सकते हैं, क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड होता है इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है कीटों पर। इससे बहुत जल्दी हम लोग को सफलता मिल सकती है, बहुत जल्दी हमको रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन इससे सतर्कता पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत अधिक नुकसान भी होता है। यदि हम लोग इसका अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, पर्यावरण को भी प्रभावित करेगा। तो यह पहला पॉइंट था कीटनाशकों का उपयोग। दूसरा है जैविक नियंत्रण का उपयोग करके। ठीक है, जैविक नियंत्रण करके भी हम लोग कीटों से छुटकारा पा सकते हैं। तो जैविक नियंत्रण के उपायों में प्राकृतिक शत्रु और दुर्बलता को बढ़ावा देने वाले उपाय शामिल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कीट को अपने खेत में छोड़ देंगे जो क्या करेगा, जो टिड्डों को मारकर खा जाएगा। टिड्डे का प्राकृतिक शत्रु जो होता है उसको हम लोग खेत में छोड़ देंगे। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टिड्डे का प्राकृतिक शत्रु कौन है। ठीक है, टिड्डे का प्राकृतिक शत्रु कौन है बताइएगा, और नहीं तो मैं आप लोगों को भी आगे लास्ट में वीडियो में बता दूंगा। ठीक, तो जैविक नियंत्रण मतलब ये होता है कि जो भी कीट होगा, जैसे मान लीजिए आपका गंधी बग है, तो आप लोग लिखेंगे गंधी बग के नियंत्रण के लिए हम लोग उसके प्राकृतिक शत्रु का सहारा लेंगे, अपने खेत में प्राकृतिक शत्रु को छोड़ देंगे। उसी प्रकार टिड्डा है, टिड्डे के नियंत्रण के लिए हम लोग क्या करेंगे, टिड्डे के प्राकृतिक शत्रु का सहारा लेंगे। टिड्डे के प्राकृतिक शत्रु को खेत में हम अपने छोड़ देंगे, जिससे क्या करेगा, जो उसका प्राकृतिक शत्रु है टिड्डे को मार देगा, टिड्डे को मारकर हमारी फसल को लाभ पहुंचाएगा। ठीक है, अगला फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप क्या होता है, ये एक जाल होता है। इससे क्या किया जाता है, इससे जो कीट होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है। क्या किया जाता है, पकड़ लिया जाता है। ठीक है, तो टिड्डे के प्रदर्शन को या टिड्डे के उत्पाद को कम करने के लिए फेरोमोन ट्रैप्स का उपयोग किया जाता है, जिससे उन्हें पकड़ा जा सकता है। ठीक है, जिससे क्या किया जा सकता है, उन्हें पकड़ा जा सकता है। तो फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करके भी हम लोग कीटों से या टिड्डों से छुटकारा पा सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। अगला, संरक्षण।
तो कुछ पौधे को टिड्डों से सुरक्षित रखने के लिए पोषण सिंचाई प्रूनिंग की जाती है। क्या की जाती है? पोषण सिंचाई और प्रूनिंग किया जाता है। ठीक है। अगला, किसानों को शिक्षा। तो किसानों को टिड्डों की पहचान, उनकी गतिविधियों की समझ और नियंत्रण के उपायों के बारे में शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे किसान क्या करे, वह पहले से सतर्क रहे और अपने खेतों को छुटकारा पा सके किसी कीटों से। आप इसमें आईपीएम का प्रयोग भी लिख सकते हैं। ठीक है। आईपीएम का प्रयोग, आईपीएम क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। या आईडीएम का भी बोल सकते हैं, आईडीएम। इसका मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है? नियंत्रण की जो भी मैंने विधियां बताई, इन सभी विधियों का सुसंगत प्रयोग करके क्या करेंगे हम लोग, कीटों से छुटकारा पा सकते हैं। तो यही था आप लोगों का पहला क्वेश्चन, टिड्डे की क्षति की प्रकृति नियंत्रण को उपाय बताइए। मैं एक बार बताऊंगा, जल्दी से आप लोग सुनिएगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो टिड्डा जो होता है एक प्रकार का कीट होता है जो खेतों में बड़े समूह में आकर फसलों को खा जाता है। यह बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है बहुत तेजी से। इससे किसानों को बहुत अधिक आर्थिक हानि होती है। टिड्डे फसलों की पत्तियों को खा जाते हैं, जिसके कारण फसल सूख जाती है, फसल मर जाती है। यह किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जो बड़े क्षेत्रों में एक साथ, कितना भी बड़ा क्षेत्र होता है वहां पर एक साथ हो सकती है और पत्तियों को और किसानों को आर्थिक हानि पहुंचाती है। मैंने इसके नियंत्रण का उपाय बताया कि कीटनाशकों का उपयोग करके हम लोग इस पे छुटकारा पा सकते हैं, जैविक नियंत्रण करके छुटकारा पा सकते हैं, फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करके छुटकारा पा सकते हैं, संरक्षण की विधियों का उपयोग करके हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, किसानों को शिक्षित करके हम लोग क्या कर देंगे, यदि किसान शिक्षित हो जाएंगे तो वह नियंत्रण की विधि का सही प्रयोग अपने आप कर सकेंगे। हमने बताया आईडीएम का उपयोग करके। और आप लोग एक पॉइंट उसमें लिख लीजिएगा कि सुरक्षात्मक उपयोग के द्वारा भी सुरक्षात्मक कृषि करके हम लोग कीटों से छुटकारा पा सकते हैं। तो यह पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई दिक्कत है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि कीटनाशकों का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टिड्डे को नियंत्रित कर सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है कि जीव विषयों द्वारा होने वाले घातक परिणाम कौन कौन से। देखिए, जो जीव विषय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेस्टिसाइड, कीटनाशक इसी को बोला जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए आप लोग कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी जीव विष देगा, कहीं पर कीटनाशक देगा। ठीक है। कहीं भी देगा कीटों को नियंत्रित करने वाले रसायन से होने वाले घातक परिणाम कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है। लेकिन आप लोग को समझना है कि जीव विष दे चाहे कीटों को नियंत्रित करने वाले रसायन दे, सब कुछ यही है। ठीक है। तो जीव विषयों द्वारा होने वाले घातक परिणाम कौन कौन से हैं, आप उन्हें किस प्रकार कम कर सकते हैं। ठीक है। जो कीटनाशक होते हैं उनके द्वारा होने वाले घातक परिणाम कौन कौन से हैं, कीटनाशक जब हम लोग यूज करते हैं तो उससे कौन कौन से घातक परिणाम होते हैं उनके बारे में लिखना है, और उन्हें किस प्रकार से कम कर सकते हैं उसके बारे में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। जीव विषयों द्वारा होने वाले घातक परिणाम निम्न है। पहला, हेल्थ हैजार्ड। हेल्थ हैजार्ड का मतलब स्वास्थ्य संबंधित घातक परिणाम। ठीक है। तो हेल्थ हैजार्ड पहला है। तो कीटनाशकों का अधिक उपयोग किसानों और अन्य व्यक्तियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ठीक है। यदि कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो यह क्या करेगा, किसानों और अन्य व्यक्तियों के साथ साथ हमारे पशुओं को भी नुकसान पहुंचाएगा। यह श्वसन, त्वचा संबंधित समस्याएं, ब्रेन कैंसर और न्यूरोलॉजिकल विकारों का कारण बन सकता है। ठीक है। अत्यधिक रसायन का प्रयोग, अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग श्वसन, त्वचा संबंधी समस्या, ब्रेन कैंसर, न्यूरोलॉजिकल विकारों का मतलब रोगों का कारण बन सकता है। ठीक है। इसीलिए हमें कीटनाशक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। देखिए क्वेश्चन पूरा क्या था, क्वेश्चन पूरा था जीव विषयों द्वारा होने वाले घातक परिणाम कौन कौन से हैं, आप उन्हें किस प्रकार कम कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जीव विषयों द्वारा होने वाले घातक परिणाम कौन कौन से हैं, जिसमें मैंने पहला आप लोग बताया हेल्थ हैजार्ड, स्वास्थ्य संबंधी घातक परिणाम। तो कीटनाशक का यदि हम लोग अत्यधिक प्रयोग करेंगे तो वह क्या होगा, हमारे किसानों के साथ साथ अन्य व्यक्तियों, पशुओं को के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। इससे श्वसन और त्वचा संबंधी समस्याएं होती हैं, ब्रेन कैंसर होता है, न्यूरोलॉजिकल विकार का कारण बनता है कौन, अत्यधिक रसायन का प्रयोग। दूसरा है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है। तो रसायन का प्रयोग से पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है, पर्यावरण। ठीक है। तो पर्यावरण भी प्रदूषित होता है किसके, रसायन के प्रयोग से। तो कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग कर प्रदूषण का कारण बन सकता है। ठीक है। कीटनाशकों का अधिक प्रयोग प्रदूषण का कारण बन सकता है, जिससे जल, हवा, भूमि आदि प्रदूषित हो जाता है। जिससे क्या होता है, जल होती है, हवा, भूमि आदि प्रदूषित हो जाता है। हम लोग कीटनाशकों का यूज करेंगे, हमारे खेतों में जाएगा तो उससे क्या होगा, भूमि प्रदूषित होगी। ठीक है। भूमि प्रदूषित, बारिश होगा तो यह बारिश में जो भूमि है इसके ऊपर से पानी तैरते तैरते हमारे नदी, तालाब, कुआं आदि में जाएगा तो उससे क्या होगा, जल भी प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है। दवा छिड़काव करेंगे तो हमारा हवा जो है वहां पर उड़ेगा तो उससे क्या होगा, हवा भी प्रदूषित होगा। इस प्रकार से कीटनाशक के प्रयोग से जो होता है हमारा पर्यावरण होता है वह भी प्रदूषित होता है। अगला, नॉन टारगेट स्पीसीज इम्पैक्ट। तो जैसे मान लीजिए आपके खेत में
टिड्डा लग गया, ठीक है, आप लोग टिड्डे के नियंत्रण के लिए उसमें क्या करेंगे, किसी रसायन का यूज करेंगे। तो आप लोग रसायन का यूज कर रहे हैं तो उसमें जो उसके प्राकृतिक शत्रु हैं वह रसायन उनको भी मार देता है। तो इसलिए हमें इससे रसायन का प्रयोग करना चाहिए जो उनके प्राकृतिक शत्रु को न मारता हो, ठीक है। तो कीटनाशकों का अप्रत्यक्ष प्रभाव अनायिक जीवों पर भी हो सकता है। जो कीटनाशक होता है इसका जो प्रभाव है वह उसके प्राकृतिक शत्रु पर भी पड़ सकता है, ठीक है, मतलब अन्य जीवों पर भी पड़ सकता है। जो हमारे लिए लाभदायक उनके ऊपर भी पड़ सकता है, जो हानिकारक है उनको भी पड़ सकता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विषयों द्वारा होने वाले घातक परिणाम, तो यह भी एक घातक परिणाम है, ठीक है। नॉन टारगेट स्पीसीज इम्पैक्ट, ठीक है। अगला है रेसिड्यू इन फूड। तो कीटनाशकों की कुछ मात्रा जो होती है हमारे भोजन में भी पाया जा सकता है, जो खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। जब हम लोग अपने फसलों पर कीटनाशक का यूज करते हैं उससे क्या होता है, हमारे फसल जो होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं उसके ऊपर भी उसका कुछ प्रभाव होता है, कुछ मात्रा होता है जिसको हम लोग भोजन खाते हैं तो वहां पर वो हमारे भोजन के माध्यम से जाता है हम लोगों के अंदर भोजन के रूप में, ठीक है। तो यही होता है कीटनाशकों की कुछ मात्रा भोजन में भी पाया जाता है जो खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। तो यह थे कीटनाशकों द्वारा होने वाले घातक परिणाम, जो कि मैंने आप लोग बताया। पहला हेल्थ हजार्ड, दूसरा एनवायरमेंट पॉल्यूशन, तीसरा मैंने बताया नॉन टारगेट स्पीसीज इम्पैक्ट, चौथा मैंने बताया था रेसिड्यू इन फूड। ये चारों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एग्जाम में ये सब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ या जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ जो विषय द्वारा होने वाले घातक परिणाम, यह हर बार एग्जाम पूछता है, ठीक है। अभी आपके पिछले एग्जाम पूछा था, उसके पिछले मतलब 6-7 साल से लगातार पूछ रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों को इसको बता रहा हूँ, इतनी अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गया कि जो विषय द्वारा होने वाले घातक परिणाम कौन कौन से हैं। चलिए अब देखते हैं कि उसको हम लोग मिनिमाइज कैसे करेंगे, कम कैसे करेंगे, ठीक है। मिनिमाइज पेस्टिसाइड हैजार्ड, कम करने का उपाय। तो पहला आईपीएम। आईपीएम क्या होता है, तो नियंत्रण की सभी विधियों को सुसंगत प्रयोग करके कीटों को उनके आर्थिक दहलीज स्तर से नीचे रखने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, आईपीएम बोला जाता है। तो यही इसमें भी बताया गया है कि आईपीएम का उपयोग करने जिससे क्या होगा, जल, कीटनाशक और पौधों को संतुलित रूप से प्रबंधित करने के लिए विभिन्न तरीकों का संयोजन हो सके, ठीक है। विभिन्न तरीकों का संयोजन मतलब विभिन्न नियंत्रण की विधियों का उपाय करके। इसमें क्या बताया जाता है आईपीएम में कि हम लोग इसमें रसायन का प्रयोग तभी करेंगे जब सभी नियंत्रण की जो विधियां वह फेल हो जाएंगी। तब जब सभी नियंत्रण की विधियां फेल हो जाएंगी तो उस समय हमें रसायन का उपयोग करना चाहिए, आईपीएम यह बोलता है, ठीक है। तो हम लोग आईपीएम का उपयोग करके रसायन के घातक परिणाम को कम कर सकते हैं। दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम लोग जैविक खेती करके क्या कर सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। जैविक खेती मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल सकते हैं या कार्बनिक खेती बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है सिलेक्टिव पेस्टिसाइड यूज। तो हमें ऐसे पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए, ऐसे रसायन का यूज करना चाहिए जो क्या हो, जो एक सिलेक्टिव चयनात्मक हो। ऐसा नहीं किसी भी रसायन का यूज कर लें कहीं पर भी, ठीक है। तो हमें अच्छी क्वालिटी वाले अच्छी ग्रोथ वाले रसायन का यूज करना चाहिए। तो चयनात्मक कीटनाशक का उपयोग करें जो प्राकृतिक शत्रु को हानि नहीं पहुंचाता हो, ठीक है। तो हमें ऐसे पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए जो प्राकृतिक शत्रु को हानि नहीं पहुंचाता। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि हम लोग कीटनाशकों का जब यूज करते हैं तो अप्रत्यक्ष और अनायिक जीवों पर भी प्रभाव डालता है, मतलब कि जिसको हमें नुकसान पहुंचाना है उसको तो पहुंचाता भी है, उसके साथ जो हमारे खेतों के लिए लाभदायक है उनको भी मार देता है। तो हमें ऐसे पेस्टिसाइड को सिलेक्ट करना चाहिए जो हमारे प्राकृतिक शत्रुओं को नुकसान नहीं पहुंचाता हो, ठीक है, जो खेतों के प्राकृतिक शत्रुओं को नुकसान नहीं पहुंचाता हो। अगला है प्रॉपर एप्लीकेशन टेक्निक, ठीक है। प्रॉपर एप्लीकेशन टेक्निक, इसका क्या मतलब है, तो उचित अनुप्रयोग की टेक्निक होना चाहिए, ठीक है। कैसे उसका प्रयोग करना है, किस प्रकार से करना है, इसका सुनिश्चित ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। तो उपयोग के दौरान सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सुझाए गए मात्रा और समय का पालन हो रहा है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि उपयोग जिस समय हम लोग उपयोग कर रहे हैं उसके दौरान उसमें जो भी दिशा निर्देश दिया गया है उसका हमें पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसमें जो भी सुझाया गया मात्रा है उतनी मात्रा का प्रयोग करें और उसी समय का प्रयोग करें जितना उसमें दिया गया है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती करके, ठीक है। तो मिश्रित खेती हम लोग करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई एक कीट, जैसे मान लीजिए कोई कीट हो, क्या करेगा, इसको मान लीजिए कि गेहूं पसंद है, ठीक है। ये जो कीट है ये गेहूं को खाता है, इसमें हम लोग कुछ और फसल को बोएंगे तो यह क्या करेगा, उस फसल के पास भी जाएगा, या फसल जब नहीं खाता रहेगा तो इससे क्या होगा, इससे दूसरे यह गेहूं जो दूसरे गेहूं तक पहुंचने में इसको कुछ समय लगेगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे खेतों की जो हानि वो कम से कम होगी और हम लोग यहाँ पर कीटनाशक का प्रयोग भी नहीं करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि कीटनाशकों द्वारा जो होने वाले घातक परिणाम वो कम से कम होंगे, ठीक। अगला बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो हम लोग क्या करेंगे, कीटों को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक शत्रु का सहारा लेंगे, ठीक है। अगला क्रॉप रोटेशन का यूज करके, ठीक है। तो फसल को अदल बदल कर बोएंगे, जिससे क्या होगा, जिससे कीटों की संख्या, कीटों
की रुचि कम हो जाएगी। ठीक है, तो फसलों के परिवर्तन से कीटनाशकों के प्रति फसल की आदतों को बदला जा सकता है। इससे प्रतिरोधी कीटनाशकों का विकास रुकता है। इससे क्या होता है, प्रतिरोधी कीटनाशकों का जो विकास होता है वह रुक जाता है। अगला एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो किसान जो हैं उनको सुरक्षित कृषि विधियों को बताया जाए और उनका समर्थन किया जाए, उनको जागरूक किया जाए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से कीटनाशकों द्वारा होने वाले घातक परिणाम को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ है आपको यह दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है वैधानिक नियंत्रण से आप लोग क्या समझते हैं। लीगल कंट्रोल, लीगल कंट्रोल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैंने आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था आईडिया में लीगल कंट्रोल। ठीक है, लीगल कंट्रोल क्या होता है। लीगल कंट्रोल देखिए मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई पौधा है या कोई रसायन, ठीक है, किसी दूसरे देश से आपके देश में आ रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको अच्छी तरीके से चेक किया जाएगा। उसके लिए एक कानून बनाया गया है, ठीक है, जिसका नाम है डिस्ट्रक्टिव पेस्ट प्लांट डिजीज एंड नॉक्सियस वीड एक्ट नंबर 11। ठीक है, वीड एक्ट नंबर 11 1914 में बनाया गया था। जिससे क्या होगा, जिससे आने वाले जो भी पौधे रहेंगे उनको क्या किया जाएगा, क्वारंटाइन में रखा जाएगा कुछ दिन तक, उसके ऊपर जांच होगी, उसके बाद उसको अपने देश में आने दिया जाएगा। तो इसी यही होता है लीगल कंट्रोल। ठीक है, अभी आप लोग देखेंगे तो आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये क्यों बनाया गया। तो इसका एक कारण यह था कि सन 1960 में अमेरिका से एक अंगूर की कटिंग से फाइलोक्सेरा नामक एक कीट जो था वो फ्रांस में चला गया था। ठीक है, अंगूर जो था, अंगूर आप लोग जानते होंगे, उसकी कटिंग थी जो 1860 में अमेरिका से कहां पर गया था, फ्रांस में। तो उस अंगूर की कटिंग के साथ एक फाइलोक्सेरा नामक कीट फ्रांस में प्रवेश कर गया था, जिससे इतना उसने कीट को उस कीट ने इतना नुकसान किया अंगूर की खेती को कि पूरे अंगूर की खेती वहां पर नष्ट होगी फ्रांस में। ठीक है, जब से यह कानून बनाया गया है, कौन सा, तो 1914 में इस कानून को बनाया गया, वीड एक्ट 11। चलिए अभी देखेंगे लीगल कंट्रोल को तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, तो वैधानिक नियंत्रण का अर्थ यह होता है कि जो भी कृषि या प्लांट प्रोडक्ट, जो भी कृषि या प्लांट प्रोडक्ट एक देश से या एक स्थान से या एक भौगोलिक क्षेत्र या देश में कीट व्याधियों आदि को रोकने के लिए सरकार द्वारा नियम बनाया गया है। ठीक है, वैधानिक नियंत्रण का अर्थ यह होता है कि किसी भी कृषि या प्लांट प्रोडक्ट का एक देश से दूसरे देश या एक स्थान से दूसरे स्थान, एक भौगोलिक क्षेत्र या एक देश से दूसरे देश में कीट व्याधियों आदि को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया गया है, कुछ नियम बनाया गया है, जिसे वीड एक्ट नंबर 11, जिसे डिस्ट्रक्टिव पेस्ट प्लांट डिजीज एंड नॉक्सियस वीड एक्ट नंबर 11 के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है, डिस्ट्रक्टिव पेस्ट प्लांट डिजीज एंड नॉक्सियस वीड एक्ट नंबर 11 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, जिसे कहां पर रखा गया है, वीड एक्ट नंबर 11 के अंतर्गत रखा गया है। यह सब दूसरे देश में न फैले। ठीक है, ये सब दूसरे देश में न फैलने पाए, इसलिए यह नियम बनाया गया। मतलब यह सब का मतलब यह रोग कीट जो है दूसरे देश में न जा पाए, इसलिए यह कानून बनाया गया है, इसीलिए लीगल कंट्रोल को बनाया गया। ठीक है, सर्वप्रथम 1860 में अमेरिका से अंगूर की कटिंग के साथ फाइलोक्सेरा नामक कीट फ्रांस में प्रवेश कर गया था। कौन सा कीट, फाइलोक्सेरा नामक कीट जो था वह कहां पर प्रवेश कर गया था, फ्रांस में, जिससे फ्रांस में अंगूर की पूरी फसल नष्ट हो गई। ठीक है, जिससे क्या हुआ, फ्रांस में पूरी अंगूर की फसल नष्ट हो गई, जिसके बाद यह कानून बनाया गया था सन 1914 ईस्वी में। तो यह नियंत्रण जो होता है यह 5 प्रकार का होता है, लीगल कंट्रोल 5 प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं पांचों प्रकार कौन कौन सा है। तो इसमें पहला जो नियम बनाया गया था वह यह नियम बनाया गया था कि विदेश से आने वाले जो नए कीट होंगे उनके विरुद्ध नियम बनाया गया। ठीक है, विदेशों से आने वाले नए कीटों के विरुद्ध नियम, विदेशों से आने वाले नए कीटों के विरुद्ध नियम। दूसरा नियम यह बनाया गया कि देश व प्रदेश के अंदर पहले से पाए जाने वाले कीटों के प्रसार को रोकना। दूसरा नियम यह बनाया गया कि देश व प्रदेश के अंदर पहले से पाए जाने वाले जो भी कीट हैं उनके प्रसार को रोकना, उनको बढ़ने से रोकना। तीसरा नियम यह बनाया गया कि प्रभावकारी नियंत्रणों को हानि पहुंचाने वाले कीटों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए आवश्यक नियम बनाना। ठीक है, प्रभावकारी नियंत्रणों को हानि पहुंचाने वाले कीटों के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए आवश्यक नियम बनाना। उसके बाद चौथा नियम बनाया गया कि कीटनाशी विषों में, ठीक है, कीटनाशी विषयों में मिश्रण न करना एवं सही लेबल लगाना ताकि उनकी टॉलरेंस लिमिट को मालूम किया जा सके। उसके बाद पांचवा इसमें नियम यह बनाया गया कि तीव्र विष वाले रसायनों के प्रयोग पर रोक लगाना, जो तेजी से जहर फैलाते हैं ऐसे रसायनों पर क्या करना, रोक लगाना। तो यही इस नियम में बनाया गया था। तो लीगल कंट्रोल आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। लीगल कंट्रोल मतलब क्या होता है, जो भी किसी दूसरे देश से या अपने देश से दूसरे देश में जाता है या किसी दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो उसके लिए
एक कानून बनाया गया है 1914 में, उसके लिए एक कानून बनाया गया था जिसके अंतर्गत उसकी अच्छी तरीके से जांच होगी, उसको क्वारंटाइन में रखा जाएगा। यही नियम था। यह नियम इसलिए बनाया गया कि सन 1960 ईस्वी में अमेरिका से अंगूर की कटिंग साथ एक फाइलोक्सेरा नामक का कीट जो है वह फ्रांस में प्रवेश कर गया, जिससे वहां पर अंगूर की जो भी खेती थी सबको फसल को नष्ट कर दिया। इसके लिए कानून बनाया गया था। तो यह था लीगल कंट्रोल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छिड़काव एवं बुरकाव में क्या अंतर, जो कि देखिए आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में भी पूछा गया था। छिड़काव एवं बुरकाव में अंतर क्या पूछा गया है? डस्टिंग एंड स्प्रेइंग में क्या अंतर है? तो डस्टिंग एंड स्प्रेइंग तो जानते होंगे आप लोग क्या होता है डस्टिंग एंड स्प्रेइंग। देखिए डस्टिंग मतलब क्या होता है कि आप लोग इसको पाउडर की तरह डस्ट करेंगे, छिड़केंगे। स्प्रेइंग मतलब क्या करेंगे? पानी में मिलाकर उसको स्प्रे करेंगे, वही होता है डस्टिंग। तो पहला पॉइंट चलिए देखते हैं डस्टिंग में। पहला पॉइंट डस्टिंग में है, जब पेस्टिसाइड को धूल के रूप में छिड़कना होता है तो उसे डस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब पेस्टिसाइड को धूल के रूप में छिड़कना होता है तो वहां पर डस्टर का प्रयोग करते हैं। स्प्रेइंग में स्प्रेयर का प्रयोग किया जाता है। जब पेस्टिसाइड को स्प्रे के रूप में प्रयोग करना होता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? स्प्रेयर का यूज करते हैं। समझ में आया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिएगा डस्टिंग में, डस्टिंग के लिए प्रयुक्त डस्टर में एक पंखा लगा होता है, एक धौकनी लगा होता है और होपर लगा होता है। स्प्रेयर जो होता है इसमें पंखा नहीं लगा होता है, इसमें हैंडल के माध्यम से स्प्रे करते हैं और आज के समय में मशीन आ गई है जो ऑटोमेटिक स्प्रे कर देती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लोग देखिएगा डस्टिंग में, इसमें रसायन को रखने के लिए होपर लगा होता है। डस्टिंग में जो होता है डस्टर जो होता है इसमें रसायन को रखने के लिए क्या लगा होता है? होपर लगा होता है। और स्प्रेयर में स्प्रेयर के लिए टैंक लगा होता है। डस्टिंग जो होता है वह एयर ब्लास्ट उत्पन्न न करना इसका सही सिद्धांत होता है। ठीक है, डस्टिंग में एयर ब्लास्ट उत्पन्न न करना सही होता है और स्प्रेइंग में एयर के विपरीत छिड़काव नहीं करना चाहिए। ठीक, अगला है डस्टर हल्का होता है। ठीक है, डस्टर जो होता है वह हल्का होता है और स्प्रेयर जो होता है वह क्या होता है? डस्टर की अपेक्षा भारी होता है। तो यह था आप लोगों का डस्टिंग और स्प्रेइंग में अंतर। चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बीज भंडारण से पूर्व व बाद में क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए एवं अन्न भंडारण में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, जब हम लोग बीज का भंडारण कर रहे हैं उससे पहले और उसके बाद हमें क्या क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए और अन्न भंडारण में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो बीजों को बचाने हेतु समय समय पर उपयुक्त उपायों को अपनाकर कीट के प्रकोप को निर्धारित सीमा के नीचे रखा जाता है। ठीक है, जो बीज होते हैं हमारे उनको बचाने के लिए समय समय पर उपयुक्त उपायों को अपनाकर कीट के प्रकोप को निर्धारित सीमा के नीचे रखा जाता है। वास्तव में जो कीट प्रबंधन का कार्य होता है वह फसल की कटाई से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, जो कीट के प्रबंधन का कार्य होता है वो फसल की कटाई से ही शुरू हो जाता है। इसके लिए कटाई, गहाई एवं ढुलाई में प्रयुक्त यंत्रों और साधनों को कीट मुक्त रखना चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से उसको साफ करना चाहिए जिससे उसमें कीट और रोग न लग पाए। भंडारण कक्ष एवं भंडारण पात्र को कीट मुक्त रखने हेतु समुचित उपाय करना चाहिए जो आवश्यक होता है। जिससे भंडारण से पूर्व हमें क्या करना चाहिए, चलिए देखते हैं। हेडिंग आप लोगों का रहेगा भंडारण से पूर्व। भंडारण से पूर्व हमने आप लोग क्वेश्चन पूछा है कि भंडारण से पूर्व और भंडारण के बाद क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो हम लोग पहले देखेंगे भंडारण से पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं और लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बीज भंडारण के लिए प्रयोग होने वाले जो भी कमरा है या गोदाम है या कोई बर्तन है उसमें जो भी सुराग, जो भी छेद है उसको क्या करना चाहिए? उसको गीली मिट्टी या सीमेंट से भर देना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बीज भंडारण करने के लिए प्रयोग होने वाले कमरे, गोदाम या किसी भी पात्र में यदि मैं बीज को स्टोर करना है तो उसमें जो भी सुराख है या छिद्र है उसको क्या करना चाहिए? गीली मिट्टी या सीमेंट से बंद कर देना चाहिए। यदि भंडारण कमरे या गोदाम में करना है, यदि भंडारण कमरे या गोदाम में करना है तो उसे अच्छी तरह साफ करने के पश्चात 4 लीटर मैलाथियान, क्या मैलाथियान, यह एक रसायन है। क्या है? एक रसायन है। 4 लीटर मैलाथियान या डीडीवीपी, या डीडीवीपी को मैं लिख दे रहा हूं डीडीवीपी। 4 लीटर मैलाथियान या डीडीवीपी को 100 लीटर पानी में 40 मिलीलीटर कीटनाशी 1 लीटर पानी मिलाकर घोलकर हर जगह छिड़काव करना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? मैंने पहले बताया कि सबसे पहले जहां पर हमें बीज भंडारण करना है वहां पर कोई छिद्र नहीं होना चाहिए। यदि कोई छिद्र है तो उसे गीली मिट्टी या सीमेंट से भर देना चाहिए। यदि हमें भंडारण गोदाम में या किसी कमरे में करना है तो उसे अच्छे तरीके से साफ करने के बाद उसमें 4 लीटर मैलाथियान या डीडीवीपी को 100 लीटर पानी में
40 ml कीटनाशी को 1 लीटर पानी में लेकर सभी जगहों पर उसका छिड़काव कर देना चाहिए। बीज रखने के लिए नई बोरियों का प्रयोग करना चाहिए। हमें बीज रखने के लिए क्या करना चाहिए? नई बोरियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि बोरियां पुरानी हो तो उन्हें गर्म पानी में 50 सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक भिगोए रखना चाहिए, या उन्हें 40 मिलीलीटर मैलाथियान या 50 ईसी का मतलब होता है इमल्सन कंसंट्रेट, क्या होता है? इमल्सन कंसंट्रेट, या 40 ग्राम डेल्टा मेथिन 2.5 WP, ठीक है, प्रति लीटर पानी में घोल में 10 से 15 मिनट तक भिगोकर छाया में सुखा लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? यदि पहले तो हमें जो भंडारण नई बोरियों में करना चाहिए, यदि बोरियां पुरानी है तो उन्हें 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक भिगो रखना चाहिए, या उन्हें 40 मिलीलीटर मैलाथियान पर 50 ईसी या 40 ग्राम डेल्टा मेथिन 2.5 WP, ठीक है, कि प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 15 मिनट तक भिगोकर छाया में सुखा लेना चाहिए, और उसके बाद उन्हें बीज या अनाज को भरना चाहिए। यदि मटके में भंडारण करना है तो पात्र में आवश्यकता अनुसार उपले या गोसे डालें, उसके ऊपर 500 ग्राम सूखी नीम की पत्ती डालकर धुआं करें एवं ऊपर से बंद करके वायु अवरोधी कर दें। ऊपर से क्या कर दें? बंद कर दें, कि वहां से जो हवा है वह न जा पाए अंदर। उस पात्र को 4 से 5 घंटे बाद खोलकर ठंडा करने के पश्चात साफ करके बीज या अनाज का भंडारण करें। यदि मटका अंदर व बाहर से एक्रिलिक पेंट से पुते हुए हैं तो 20 मिलीलीटर मैलाथियान 50 ईसी को 1 लीटर पानी मिलाकर बाहर छिड़काव करें एवं छाया में सुखाकर प्रयोग करें। क्या बोल रहा है? मैंने तो पहले आप लोग बताया कि यदि आपको किसी रूम में या किसी गोदाम में आपको स्टोर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको 4 लीटर मैलाथियान को लेकर या DDBP को लेकर 100 लीटर पानी में 40 ml प्रति लीटर की दर से सभी जगह पर छिड़काव करना चाहिए। और हमें नए बोरे का यूज करना चाहिए। यदि बोरा पुराना है तो उसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए भिगो कर रखना चाहिए। उसके बाद मैंने आप लोग बताया कि नहीं तो 50 ईसी मैलाथियान को क्या करना चाहिए? 50 ईसी मैलाथियान में बोरे को 15 मिनट तक भिगो कर रखना चाहिए। उसके बाद उसमें अनाज को भंडारित करना चाहिए। फिर मैंने बताया कि यदि आप लोगों को मटके में अनाज को भंडारित करना है तो पात्र में आवश्यकता के अनुसार उपले डालें। उपले मतलब आप लोग गाँव में गोईठा बोलते हैं उसको, ठीक है, उपले डालें या गोसे डालें। उसके ऊपर से 500 ग्राम जो नीम की पत्ती, उसको सूखी नीम की पत्ती डालकर ठंडा करने के पश्चात साफ करके बीज या भंडारण करें। यदि मटका अंदर और बाहर से एक्रिलिक पेंट जो होता है, ठीक है, एक्रिलिक पेंट जो होता है उससे पुता हुआ है तो 20 ml मैलाथियान को 50 ईसी को 1 लीटर पानी में डालकर बाहर छिड़काव करें एवं छाया में सुखाकर प्रयोग करें। बीज या अनाज भरने के बाद पात्र का मुंह बंद करके वायु अवरोधी कर दें, मतलब वहां से हवा न जा पाए उसको अच्छी तरीके से लेप लगाकर बंद कर देना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्थान या पात्र में बीज रखने से पहले बीज को अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए, जिससे उनमें नमी की मात्रा 10% या उससे कम रह जाए। ठीक है, हमें जब भी किसी भी बीज को क्या करना हो, भंडारित करना हो, तो उसमें जो नमी की प्रतिशत मात्रा 10% या उससे कम होनी चाहिए। कम नमी वाले बीजों में अधिकांश कीट नुकसान नहीं कर पाते हैं। यदि भंडारण गोदाम में कर रहे हैं तो कभी भी पुराने बीज या अनाज के साथ नए बीज या अनाज को नहीं रखना चाहिए। भंडारण करने से पहले यह जांच कर लेना चाहिए कि नए बीज में कीड़ा लगा है या नहीं। यदि लगा है तो भंडार गृह में रखने से पहले उसे एल्यूमिनियम फास्फाइड द्वारा प्रधूमित कर लेना चाहिए। ऐसे बीज जिनकी बुआई अगली फसल के बीज के तक निश्चित हो, उनकी कीटनाशी जैसे 6 मिली मैलाथियान या 4 मिली डेल्टा मेथिन को 500 मिली पानी में घोलकर 1 क्विंटल बीज की दर से उपचारित करें एवं छाया में सुखाकर भंडारण पात्र में रख लें। ठीक है, कीटनाशी द्वारा उपचारित इस प्रकार के बीजों को किसी रंग द्वारा रंग कर भंडारण पात्र के ऊपर उपचारित लिख देते हैं। इस प्रकार उपचार कम से कम 6 माह तक काफी प्रभावी होता है, परंतु ऐसा उपचार खाने वाले अनाज में नहीं करना चाहिए। जो मैंने उपचार बताया आप लोगों को कि मैलाथियान 4 मिली डेल्टा मेथिन को 500 लीटर भंडारण पात्र में रखकर उसमें अच्छे तरीके से उपचारित करना चाहिए, इसको जो हमारे खाने वाला अनाज है उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। एवं उपचारित बीज को कभी भी आदमी या जानवरों को नहीं खिलाना चाहिए। बीज भरी बोरियों या थैली की लकड़ी की चौकियों, फट्टों अथवा 1000 गेज की पॉलीथीन चादर या बांस की चटाई पर रखना चाहिए ताकि उनमें नमी का प्रवेश न हो सके। ठीक है, तो यह था आप लोगों को भंडार से पूर्व का जो भी प्रोसेस है। भंडार से पहले मैंने आप लोगों को क्या क्या प्रोसेस बताया, आप लोगों को एक बार फिर सुनिएगा। मैंने बताया कि सबसे पहले यदि आपको बीज को भंडारण के लिए कमरा, गोदाम या पात्र का प्रयोग करना है तो इन समय यदि कहीं पर भी कोई छिद्र है तो उसको अच्छी तरीके से गीली मिट्टी से या सीमेंट से बंद कर दे, भर दें।
वह बंद हो जाए। उसके बाद मैंने बताया कि यदि आप लोगों को भंडारण जो है गोदाम में करना है या कमरे में करना है, तो उसे अच्छे तरीके से साफ करने के बाद 4 लीटर मैलाथियान या DDBP को लेकर 100 लीटर पानी ले लें, या 40 मिलीलीटर कीटनाशी को, जो कीटनाशी मैंने बताया मैलाथियान, इसको लेकर पानी में अच्छे तरीके से घोलकर सभी जगह पर छिड़काव करें। फिर बीज रखने के लिए हमें नई बोरी का प्रयोग करना चाहिए। यदि बोरी जो है पुरानी है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर बोरे को 15 मिनट तक गर्म करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसे सुखा लेना चाहिए, उसके बाद उसमें अनाज का भंडारण करना चाहिए। फिर मैंने बताया यदि आप लोगों को मटके में भंडारण करना है तो उसमें जो भी बर्तन है, जो भी मटका है, उसमें क्या डालें, उपले डालें। उपले डालने के बाद उसको ऊपर से 500 ग्राम तक नीम की सूखी पत्ती डालकर उसमें धुआं करें और ऊपर से बंद कर दें। उस वह जो बर्तन है, जो बर्तन मैंने आप लोगों को, जो मटका है, उसको 4 से 5 घंटे बाद खोलकर उसे अच्छे तरीके से ठंडा होने दें। उसके बाद उसमें जो भी बीज या अनाज उसको डालकर क्या करें, ऊपर से उसे अच्छी तरीके से बंद करें ताकि उसमें वायु का जो अवरोध है वह न हो पाए, ठीक है, उसके अंदर वायु प्रवेश न कर सके। फिर मैंने बताया कि यदि वह बाहर से एक्रेलिक पेंट से पुते हुए हैं तो 20 लीटर मैलाथियान को 50 ईसी को 1 लीटर पानी मिलाकर बाहर छिड़काव करें एवं छाया में सुखाकर प्रयोग करें। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी स्थान या पात्र में बीज रखने से पहले आप लोगों को बीज को अच्छी तरीके से सुखा लेना चाहिए। बीज को भंडारित करते समय उसमें नमी की जो मात्रा है वह 10% से कम होनी चाहिए, 10% होना चाहिए, क्योंकि यदि बीज में नमी की प्रतिशत मात्रा कम रहेगी तो वहां पर जो कीटों का प्रकोप होता है वह बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आप लोग बताया। फिर मैंने बताया कि भंडारण करने से पहले यह भी जांच लेना चाहिए कि जो नए बीज रखे जा रहे हैं उसमें कीड़े लगे हैं या नहीं लगे। यदि लगा है तो क्या करना चाहिए आप लोगों को, मैंने बताया कि 6 मिली मैलाथियान या 4 मिली डेल्टा मेथ्रीन को 500 मिलीलीटर पानी में घोलकर 1 क्विंटल बीज की दर से उपचारित करना चाहिए और छाया में सुखाकर भंडारण पात्र में रख लेना चाहिए। मैंने बताया कि यह जो हम लोग रसायन से उसको उपचारित करेंगे उसको मानव को खाने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं भंडारित। और भंडारण करने के लिए बीज भरी बोरियों या थैली को लकड़ी की चौकी पर या फट्टों पर या 1000 गेज की पॉलीथीन चादर या बांस की चटाई पर रखना चाहिए ताकि उसमें नमी प्रवेश न कर सके। तो यह था बुआई के भंडारण से पहले का प्रोसेस। अब देखेंगे भंडारण के बाद का क्या प्रोसेस है, ठीक है। तो भंडारण के बाद देखिए क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों को इतना चिल्ला कर बता रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो भी काफी लंबा हो जा रहा है, तो चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। तो भंडारण के कुछ कीट फसल की कटाई से पहले खेत में ही अपना प्रकोप आरंभ कर देते हैं, ठीक है। जो भंडारण के कीट होते हैं, जो भी कीट होते हैं भंडारण वाले, जो भंडारण के बाद लगते हैं, वह जो कीट होते हैं ना, वह फसल की कटाई से ही खेत में अपना प्रकोप प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही हमने फसल को काटा वो अपना प्रकोप प्रारंभ कर देते हैं, जो आसानी से भंडार गृह में पहुंचकर हानि पहुंचाते हैं। इस प्रकार के कीटों में अनाज का पतंगा प्रमुख है। जो अनाज का पतंगा होता है वह बहुत ही प्रमुख है इस प्रकार के कीटों में। ऐसे कीटों से बीजों को बचाने के एल्यूमिनियम फास्फाइड की 2 से 3 गोली, एल्यूमिनियम फास्फाइड जो होता है उसकी 2 से 3 गोली, गांव में इसको सामान्य भाषा में सब लोग बोलते हैं सल्फॉक्स, ठीक है, वही होता है एल्यूमिनियम फास्फाइड। तो ऐसे कीटों से बीजों को बचाने के लिए एल्यूमिनियम फास्फाइड की 2 से 3 गोली प्रत्येक 3 ग्राम की होनी चाहिए, ठीक है, प्रति टन बीज के हिसाब से 7 से 15 दिन के लिए प्रधुमित कर देते हैं। ऐसे प्रधुमन भंडारण में रखने के तुरंत बाद करें, ठीक है। जो ऐसा प्रधुमन किया जाता है इसे भंडारण में रखने के तुरंत बाद करना चाहिए। प्रधुमित कक्ष खोलने के बाद जब गैस बाहर आए तो, ठीक है, जब हम लोग प्रधुमित कक्ष जहाँ पर उसको भंडारित किया गया उसको खोलने के बाद जब गैस बाहर निकल जाए तो उसी दिन या अगले दिन 40 मिलीलीटर मैलाथियान या 38 मिलीलीटर बाइफेथ्रिन प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर बोरियों पर छिड़काव कर देना चाहिए, ठीक है। बीज प्रधुमित करते समय एल्यूमिनियम फास्फाइड की मात्रा 6 से 9 ग्राम प्रति टन बीज के हिसाब से आवरण होना चाहिए, ठीक है, एवं 4.5 से 6 ग्राम प्रति घन मीटर स्थान के हिसाब से निर्धारित करते हैं। प्रधुमन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उनकी गुणवत्ता वाली वायु रोधी कवर ही प्रयोग करें जिससे मोटाई 700 से 1000 गेज या 200 GSM होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 200 GSM होनी चाहिए। बहुसतही मल्टीक्रास लैमिनेटेड 200 GSM के कवर प्रधुमन हेतु अच्छे होते हैं, ठीक है। ज्यादा कीट प्रकोप होने पर प्रधुमन 2 बार करना चाहिए। इसके पहले प्रधुमन के बाद कवर 7 से 10 दिन खुला रहने के बाद दूसरा प्रधुमन 7 से 10 दिन के लिए पुनः कर देना चाहिए। इससे कीटों का नियंत्रण अच्छी तरीके से हो जाता है। भंडार गृह को 15 दिन में एक बार अवश्य देखना चाहिए। बीज में कीट की उपस्थिति फर्श और दीवारों
पर को 15 दिन दीवारों पर जीवित कीट दिखाई देने पर आवश्यकता अनुसार कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। यदि कीट का प्रकोप शुरुआती है तो 40 मिलीलीटर DDBP प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर बोरियों के ऊपर एवं अन्य स्थानों पर जगह जगह छिड़काव कर देना चाहिए। कीट नियंत्रण हो जाने के बाद हर 15 दिन बाद ऊपर लिखे कीटनाशकों को अदल बदल की छिड़काव करते रहना चाहिए। मटके या कुठले में रखे जाने वाले बीज को पहले एल्यूमिनियम फास्फेट की एक गोली द्वारा 1 किग्रा से आधा टन बीज में प्रदूमित कर देना चाहिए। यदि प्रदूमित नहीं किया गया है तो रखने के कुछ समय पश्चात उस पात्र में कीटों की उपस्थिति देख लें। अगर कीट का प्रकोप नहीं है तो दोबारा बंद कर दें और यदि है तो उसमें एल्यूमिनियम फास्फेट द्वारा प्रदूमित कर देना चाहिए। तो आप लोग कब से सोच रहे होंगे कि प्रदूमन क्या होता है, मतलब उसमें जो है ना, मैं प्रदूमित प्रदूमित बार बार बोल रहा हूँ। एल्यूमिनियम फास्फेट को प्रदूमित करने का मतलब ये है कि जो इसकी गोली होती है उसको कुछ अंदर डाल दे दूर पर, ठीक है, धूमित कर दे मतलब डालकर, तो ये होता है प्रदूमित। तो यही है अनाज भंडार से पहले और अनाज भंडार के बाद की जो भी प्रोसेस होती है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और जो भी मैंने बताया अच्छे समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।